एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। यहां पर चीजें स्केलर क्वांटिटी हैं, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यहां पर इनका डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है बाय कंसीडरिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 20 फ्रॉम आवर यूनिट EMI and AC, and the chapter we are doing is AC, that is alternating current। and alternating current के इस चैप्टर से जो टॉपिक आज हमें करना है that is AC flowing through a series combination of inductor and resistor circuit, a series combination of inductor and resistor circuit। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने देखा कि जब AC ओनली रेजिस्टिव सर्किट से फ्लो करता है या ओनली इंडक्टिव सर्किट से फ्लो करता है या ओनली कैपेसिटिव सर्किट से फ्लो करता है तो किस तरीके से बिहेव करता है। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टर और सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के अक्रॉस, और चेक करेंगे कि अब जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, याद है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है, तो करंट तो दोनों से सेम फ्लो करेगा, लेकिन जो करंट फ्लो करेगा उसका रिलेशन ईएमएफ के साथ क्या होने वाला है। तो सपोज वी आर हैविंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडक्टर, ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, एंड अ रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। वी आर हैविंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको हम लगाएंगे अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एंड अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ इज गिवन एज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 1, ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है। Omega is its angular frequency. Suppose the current flowing in the circuit is I at an instant. Alternating current जो flow कर रहा है वो I है at any instant। तो जब I करंट फ्लो करेगा तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज से सेम करंट फ्लो करता है, तो I करंट इसके थ्रू भी जाएगा और इसके थ्रू भी जाएगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर हमें चेक करना होगा। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज VL एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज VR। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज VR and let at an instant the current flowing is I। ये देखो करंट फ्लोइंग इज I। तो अभी मुझे VL और VR की वैल्यूज लिखनी है कि क्या वैल्यूज हो सकती हैं। चलो पहले VR लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज VR इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। अगर किसी रेजिस्टर रेजिस्टेंस R है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज IR। क्या बोला हमने, ये पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान रखिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगी है, इस बार बैटरी नहीं लगी है। ये ऐसा सर्किट नहीं है जैसा आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते थे। क्या था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सपोज वी आर हैविंग अ बैटरी और इसके साथ मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टेंसेस लगा दिए, मान लो R1 R2। चलो इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, है ना, लेट अस कंपेयर द 2 सर्किट्स कि क्या डिफरेंस है। क्या जरूरत पड़ी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये चीज इंक्लूड करके नहीं पढ़ाई जाती, इसके लिए क्यों अलग चैप्टर है, थोड़ा ये समझते हैं अभी। तो अगर यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये करंट I फ्लो कर रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो E है, बैटरी का सोर्स का, तो I करंट इससे भी जाएगा इससे भी जाएगा। अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है,
तो क्या लिख सकते हो, V1 इज इक्वल्स टू IR1, वही तो मैंने कर दिया है, VR इज इक्वल्स टू IR, और VL क्या लिखूंगा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज VL इज इक्वल्स टू IL, सोच के बताओ, VR इज इक्वल्स टू IR, तो VL इज इक्वल्स टू IL होगा क्या। देखो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस इक्वेशन को नहीं भूलना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। जब आपने लिखा VR इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो चेक करो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, VR मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। जब आप लिख रहे हो VL इज इक्वल्स टू I इंटू L, VL EMF या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, I करंट, ठीक है, L रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, L तो इंडक्टेंस होता है, L तो इंडक्टेंस होता है। तो फिर इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 18 करा है, AC फ्लोइंग थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो वहां पर हमने आपको XL बताया था, XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बच्चों अगर ये सीरीज में आप नहीं कर रहे हो ना लेक्चर, तो गड़बड़ हो जाएगी, स्पेशली लास्ट 3 लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 19 एंड दिस इज द 20th लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 17 से हम 6 केसेस वी आर डूइंग, 6 केसेस। पहला केस AC थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दूसरा केस AC थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तीसरा केस AC थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। लेक्चर नंबर 19 तक ये हुआ। नाउ द फोर्थ केस, लेक्चर नंबर 20, AC थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड R। इंडक्टर और रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन अगर लग जाए तो क्या होगा, नेक्स्ट होगा AC थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड R। और उसके बाद 6th केस होगा हमारा AC थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L, C एंड R। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रेजिस्टर। तीनों लग जाएं अगर सारे के सारे एक ही सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो किस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। ये 6 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इन पर बहुत ध्यान दीजिए और सीक्वेंस में ही करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि लेक्चर नंबर 20 पर आ गए और 17, 18, 19 नहीं कर रखा है। नहीं कर रखा है तो पहले 17, 18, 19 को कर लो बच्चों, फिर यहाँ पर आइएगा, और किया है देन यू कैन कंटिन्यू। तो अगर आपने करा है तो आपको ये भी पता होगा यहाँ L नहीं XL आएगा, XL, बिकॉज व्हाट इज XL, XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है, डायमेंशंस होती है रेजिस्टेंस वाली। तो इट इज नॉट L ओवर एयर, इट इज XL। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ओके। दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस आ गए। चलो बैक टू दिस सर्किट आते हैं, बैक टू दिस सर्किट। अगर मेरे पास V1 है IR1 और V2 है IR2, और आपसे अगर ये पूछा जाए V1 प्लस V2 क्या होगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, E। क्या मैं यहां पर भी ये कह सकता हूं VR ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस प्लस VL ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E होगा। अगर आपने उसकी तरह यहां पर ऐसे लिख दिया, देन you are doing a blunder over here in this chapter of alternating currents। बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यहां पर आप ये नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कुछ लेक्चर्स पहले फेजर्स वाले लेक्चर में, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग EMF को स्केलर क्वांटिटीज हम नहीं लेते, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में करंट को और EMF को स्केलर क्वांटिटीज लिया गया है। ये स्केलर है, यहाँ पर इनका डायरेक्शन कैलकुलेशंस को इफेक्ट नहीं करता। बट ओवर हेयर करंट और EMF दे आर ट्रीटेड एज फेजर वेक्टर्स। वो वेक्टर्स
जिनके बीच में फेज रिलेशनशिप होती है। ऐसे वेक्टर्स जो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं उनको फेजर्स बोलते हैं ना। तो उन वेक्टर्स के लिए आपको लेक्चर नंबर 14 देखिए शायद इसी का EMI एंड AC का, वहाँ पर फेजर के नाम से आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, सर्च कर सकते हो। फेजर्स एंड फेजर डायग्राम्स, आगे फिजिक्स सीखो, आसिफ अंसारी लिख दोगे तो यू विल गेट दैट लेक्चर, जहाँ पर आपको बताया है कि किस तरीके से ये फेजर क्वांटिटीज़ हैं, VR एंड VL। फेजर मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं बच्चों। तो अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो ऐसे नहीं लिख सकते ना आप। अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इनको वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखोगे। VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर विल गिव यू EMF का, टोटल EMF का वेक्टर, इस तरह लिखोगे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए अगेन यू विल बी रिक्वायरिंग द लास्ट 3 लेक्चर्स, जहां पर आपको फेजर डायग्राम्स के रूप में रिजल्ट लिखना सिखाया था, ग्राफ के रूप में रिजल्ट लिखना सिखाया था। वो लेक्चर्स आपकी यहां पर रिक्वायरमेंट है। इट मींस AC थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम याद करो। वहां पर आपने सीखा था कि किस तरीके से दोनों सेम फेज में रहते हैं। देन AC थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट वाला लेक्चर, लेक्चर नंबर 18, उसका फेजर डायग्राम याद करो, जिसमें आपने सीखा था कि किस तरीके से जब AC प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फ्लो करता है तो करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है, या फिर हम कह सकते हैं EMF 90 डिग्री आगे निकल जाता है। ये सब चीजें थी ना। इन सब चीजों को आज हम अप्लाई करेंगे। इनको अप्लाई करने का अब टाइम आ चुका है। देखो ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF और रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट, ये तो सेम फेज में रहेगा, लेकिन यही करंट इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री पीछे रहेगा, क्योंकि अब ये इंडक्टर में फ्लो कर रहा है। देखो ध्यान से, ये करंट I इंडक्टर में जब फ्लो करता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस I से आगे होता है 90 डिग्री, बट जब ये यहां फ्लो कर रहा होता है तो I और VR सेम फेज में होते हैं। इट मीन्स आई कैन से दैट VL VR से 90 डिग्री आगे है। इनके बीच में 90 डिग्री का फेज है। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का फेज है तो आप कैसे इन्हें इस तरह से ऐड कर सकते हो? ये तो गलत हो जाएगी ना इक्वेशन। उस 90 डिग्री के फेज को कंसीडर करना पड़ेगा बाय ट्रीटिंग देम लाइक वेक्टर क्वांटिटीज। फेजर डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फेजर डायग्राम। यहां पर बनेगा फेजर डायग्राम। कैसे सोल्व होगा? फेजर डायग्राम सोल्व करके देगा। देखो फेजर डायग्राम बनाएंगे। मेरे पास ये एक लाइन है और इस लाइन पर मैं करंट बनाऊंगा। करंट, ये करंट, और एक इससे 90 डिग्री पर है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर। मैं इनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। बस 2 परपेंडिकुलर लाइंस ले ली हैं जिनमें से एक लाइन पर करंट बनाया है। ओके, ये करंट, दिस करंट। अब याद करो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और EMF दोनों सेम फेज में होते हैं। अगर मैं EMF को लिख दूं अब VR तो कोई दिक्कत, क्योंकि अब तो पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस पर है वो E नहीं है, वो VR है, तो मैं VR लिख सकता हूं। ये दोनों सेम फेज में होते हैं। अब अगर मैंने I यहां बनाया है तो VR सेम फेज में बनेगा। VR ऐसे बनेगा, लाइक दिस। ये है VR। VR एंड I आर इन सेम फेज। यही सीखा था आपने प्योरली रेजिस्टिव वाले सर्किट में। आई थिंक दैट वाज लेक्चर नंबर 17। ये तो दोनों सेम फेज में आ गए। अब इसका भी सोचो, इसका क्या करना है। I और VL इनके बीच में 90 डिग्री का फेज है। 90 डिग्री का फेज कौन आगे रहता है? EMF आगे रहता है। जब इंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, तो EMF 90 डिग्री आगे रहता है, या इन अदर वर्ड्स करंट 90 डिग्री पीछे रहता है। तो करंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब उसका EMF बनाओ, और उसका EMF है इस करंट से 90 डिग्री आगे। आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर दोगे तो पीछे, आगे। ये देखो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर। दिस इज VL
ये VL है, ओके, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, O। अब VL और VR के बीच में 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो इनको तो सोल्व आराम से कर सकते हो बाय यूजिंग कौन सा रूल, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन है, कौन से दोनों, VL और VR, तो इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ये लो, हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। तो फिर इस पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल आपको रिजल्टेंट देगा और VL और VR का रिजल्टेंट है क्या, डेफिनेटली रिजल्टेंट तो यही है, तो क्या आएगा, E आएगा, E, ओके, E आएगा आपको रिजल्ट। अब देखो इस फेजर डायग्राम से एक चीज क्लियर है, एकदम से क्लियर है, मुझे तो दिख रही है, आपको भी मैं दिखा दूंगा कि ये EMF इस I से तो आगे ही है, हाँ 90 डिग्री आगे नहीं है, कुछ आगे है, इतना एंगल आगे है, इतना एंगल। इफ दिस एंगल इज फाई, तो ये फाई 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, दिस इज एन एक्यूट एंगल, तो फाई इज एक्यूट एंगल। तो इस फेजर डायग्राम से इतना क्लियर है कि अगर एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और रेजिस्टर वाले सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा तो ईएमएफ इस करंट से कुछ तो आगे रहता है फेज में। कितना आगे रहता है? वो एंगल होगा 90 से कम, एक्यूट एंगल कुछ तो आगे रहता है, बट दैट एंगल विल बी लेस देन 90। 90 से बड़ा या 90 नहीं हो सकता, 90 से कम होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जब सिर्फ रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस चाहता है दोनों साथ चलें, आई और वी आर, और जब इंडक्टेंस था वो चाहता है कि भाई वी एल आगे निकल जाए आई से 90 डिग्री। अब ये दोनों एक साथ आ गए तो कहीं तो कोलैबोरेशन होगा, दोनों की थोड़ी थोड़ी बात मानी जाएगी। ये चाहता है बिल्कुल साथ चलें, ये चाहता है नहीं वी एल 90 डिग्री पर आगे चल जाए, तो इन दोनों का कोलैबोरेशन कुछ ऐसा होगा, ना तो बिल्कुल साथ चलेंगे दोनों, ना ही उनके बीच में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होगा, बल्कि कुछ ऐसा फेस डिफरेंस होगा जो ना तो 0 हो और ना 90 हो, 0 और 90 के बीच में हो। ये चाहता है कि फेस डिफरेंस 0 हो, ये चाहता है कि फेस डिफरेंस 90 हो, दोनों सीरीज में लग गए, दोनों की थोड़ी थोड़ी बात मानी जाएगी, ना तो फेस डिफरेंस 0 होगा ना 90 होगा, कहीं 0 और 90 के बीच में होगा, कहीं 0 और 90 के बीच में होगा। एंड दैट इज व्हाट दिस फेजर डायग्राम इज शोइंग अस। यही तो इस फेजर डायग्राम से क्लियर है। चलो फेज डिफरेंस तो समझ में आ रहा है कि हाँ इस सर्किट के अकॉर्डिंग ईएमएफ विल लीड करंट बाय अ फेज ऑफ फाई एंड फाई इज एन एक्यूट एंगल। लेकिन आई की इक्वेशन कैसे निकालें? और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस भी तो कुछ होता होगा। जैसे इस सर्किट में अगर मैं आपसे पूछ लूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, तो सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, आप कह दोगे R1 प्लस R2, तो इस सर्किट का भी तो कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता होगा। क्या इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस XL आएगा? वो भी गलत है, R प्लस XL नहीं आएगा। सोल्व करेंगे तब पता चलेगा क्या आएगा। तो चलो मेरे साथ सोल्व करते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं चीजें यहां पर क्या क्या होने वाली हैं। ओके, फेजर डायग्राम आपके सामने है और इस फेजर डायग्राम में मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूंगा। ये पॉइंट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है O, इस पॉइंट को लिख देते हैं A, और ये वाला पॉइंट है C, और ये वाला पॉइंट है B। ट्राइंगल OAC दिख रहा है आपको? OAC, इस ट्राइंगल से वेक्टर एडिशन का लॉ लिख दो। ये वाला डायगोनल E इज इक्वल्स टू ये वाला और ये वाला, देख लो E इज इक्वल्स टू VR प्लस ये क्या है VL है, VL, तो VR प्लस VL इन वेक्टर फॉर्म, है ना। लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड इस ट्राइंगल से सोचो, इस ट्राइंगल पे आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि दिस एंगल इज 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो E स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। चलिए मैं लिखता हूं आपके सामने, इन ट्राइंगल OAC यूजिंग पाइथागोरस यूज करना ही, लिखेंगे नहीं यार, इस चीज को नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस तो 8th क्लास का लेवल है, पाइथागोरस डायरेक्ट लगाओ। इन ट्राइंगल OAC आई कैन से दैट OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये लग गया पाइथागोरस। ओ सी स्क्वायर का मतलब क्या है? ई, तो ई स्क्वायर, ये वाला ई बच्चों, ये वाला ई इज इक्वल्स टू ओ ए का मतलब क्या है? वी आर, ये रहा वी आर, ये रहा वी आर, ठीक है, वी आर स्क्वायर प्लस ए सी ये और या ये रेक्टेंगल है तो दोनों साइड पैरेलल है और बराबर है, तो ए सी मतलब ये क्या? वी एल, ये रहा वी एल, ये रहा वी एल। तो इट मीन्स द रिलेशन इज नॉट E इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल, ये रिलेशन नहीं है जो मैंने अभी काटी थी, रिलेशन ये है, दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर एंड ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर। यहां पर चीजें स्केलर क्वांटिटी हैं, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यहां पर इनका डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है बाय कंसीडरिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है अभी, इसको दोबारा से सुन लो। यहां पर इनके बीच में डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ता है बाय कंसीडरिंग द फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम, देम मतलब करंट एंड ईएमएफ। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। अब वी आर स्क्वायर, वी आर की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हटा देते हैं यहां से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी आर की वैल्यू यहां लिखेंगे, तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई आर का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर लगा है, प्लस वी एल इज इक्वल्स टू आई एक्स एल, तो आई एक्स एल का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहां लगा है। आई कॉमन ले लो, आई दोनों जगह से कॉमन आएगा। आगे बढ़ते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई कॉमन लेंगे तो क्योंकि आई पे स्क्वायर लगा है, आई स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इस इक्वेशन का रूट कर दो, मुझे ई की इक्वेशन चाहिए, ई इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर अंडर द रूट। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मुझे हाथ लगी है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मुझे हाथ लगी है, इसका नंबर है 4th। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे? देखो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी इक्वेशन आ गई जो मैं आपको हर बार बोलता हूं, EMF इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। भैया इस फॉर्मूले को तो अपने माइंड में बसा लो, बार बार आ रहा है, हर लेक्चर में आ रहा है ना। कंपेयर कर लो, EMF E, करंट I, तो फिर जो रूट में लिखा है वो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। किसका रेजिस्टेंस है? इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, क्योंकि इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस E है, टोटल करंट I है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ही तो बोलोगे, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो बोलोगे। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसको मैं लिखूंगा Z, इसको लिखूंगा Z, और I can write this equation as E is equals to IZ। अब ये Z क्या है? Where Z is equals to R square plus XL square under the root has got dimensions of resistance। भाई इतना समझ में आ चुका है कि रूट में ये कुछ भी लिखा है, इसको आज से हम Z बोलेंगे, और Z के जो डायमेंशंस है वो रेजिस्टेंस वाले हैं। ये रूट में जो भी लिखा है वो है रेजिस्टेंस की जगह, है ना, रेजिस्टेंस की जगह लिखा है ना। देखो E इज इक्वल्स टू आई अंडर द रूट, जो भी ये लिखा है ये है रेजिस्टेंस, और इसको हमने एक सिंबल दे दिया Z, हैज गॉट द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज नोन एज इम्पीडेंस, और पूरा नाम इंडक्टिव इम्पीडेंस। इट इज नोन एज इंडक्टिव इम्पीडेंस। इंडक्टिव इम्पीडेंस बुलाएंगे आज से आप इसको, किसको? इसे Z को, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर द रूट। इसको इंडक्टिव इम्पीडेंस का मतलब है LR सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यह है इसका मतलब। इसका डायमेंशन तो रेजिस्टेंस वाला है ही, तो SI यूनिट क्या होगी? ओम। Z की SI यूनिट होगी ओम। ओके,
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर द रूट इज जेड, इसके डायमेंशन रेजिस्टेंस वाले हैं, एसआई यूनिट ओम होगी, और इसको आज से हम बुलाएंगे इंडक्टिव इंपेडेंस। इंडक्टिव क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर इंडक्टर लगा है, और इंपेडेंस का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसा सर्किट जिसमें एल आर लगा हो, सीरीज में लगा हो, उसका इंडक्टिव इंपेडेंस क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर द रूट, ये होता है। तो Z मिल गया। अब अगर आपको I की इक्वेशन बतानी है तो वो कैसे बताएंगे? वो इस ग्राफ से देखो, इस फेजर डायग्राम से देखो। पहले फाई के बारे में थोड़ी बात करो, पहले फेज डिफरेंस बताओ। फेज डिफरेंस, it is clear from this phasor diagram that EMF is leading current by a phase of phi where phi is in acute angle। इस रिजल्ट को भी मेंशन करो, इस रिजल्ट को मेंशन करेंगे अब हम लोग। result, so result for this heading, when AC flows through LR, series LR circuit, EMF leads current by a phase phi where phi is an acute angle, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, where phi is an acute angle। ओके, अब ये phi क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस डायग्राम ओनली। इस डायग्राम से tan phi कैलकुलेट कर दो, tan ट्रिग्नोमेट्री वाला tan फ्रॉम फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम। tan phi इज इक्वल्स टू, बढ़िया, tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देख लो क्या है, परपेंडिकुलर ये है AC, AC मतलब ये OB के बराबर, मतलब VL, ये परपेंडिकुलर है VL। तो VL अपॉन बेस, बेस क्या है? बेस है O से A तक, मतलब ये VR, ये बेस है, VL अपॉन VR, या VL की जगह VL का फॉर्मूला और VR की जगह VR का फॉर्मूला लिख दोगे तो यू विल गेट tan phi इज इक्वल्स टू IXL अपॉन IR, I कैंसिल्स I, तो मुझे मिला tan phi इज इक्वल्स टू XL अपॉन R, XL अपॉन R, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, दोनों याद करो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सा एक याद करना है, दोनों याद करो। अगर आपको पहला वाला याद है तो ये तो आप खुद ही ला सकते हो ना, VL की जगह IXL लिख दो, VR की जगह IR लिख दो, आ जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस है, दिस इज द फेज डिफरेंस, XL अपॉन R, XL अपॉन R। अगर XL और R दोनों की वैल्यू सेम हो गई, XL क्या है? XL होता है, याद करो याद करो याद करो, ओमेगा L। अगर ओमेगा L और R ये दोनों सेम हो गए, तो सेम हो गए तो कट के 1 आएगा, tan phi इक्वल्स टू 1, tan phi 1 कब होता है? 45 डिग्री। तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में आएगा 45 डिग्री, दोनों के बीच में 45 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर दोनों का रेजिस्टेंस, R वाला रेजिस्टेंस और XL वाला रेजिस्टेंस बराबर है तो फिर फेज डिफरेंस 45 डिग्री आता है। अगर R ज्यादा होगा तो फेज डिफरेंस 45 डिग्री से कम होगा, XL ज्यादा होगा तो फेज डिफरेंस 45 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, लेकिन 90 से कम ही रहेगा, याद रखना, 0 to 90 के बीच में रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट फेज डिफरेंस, है ना। इस फॉर्मूले को याद कीजिए और ये वाला भी, दोनों को याद कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू IZ। इस पर थोड़ा इंफेसिस डाल लो, इसको अलग से मैंने कर दिया है रेड। इक्वेशन नंबर 5 मान लो इसको, 5, इसको अलग से याद करना है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर द रूट। ये इंपिडेंस है, कौन सा इंपिडेंस बच्चों? इंडक्टिव इंपिडेंस है, इसको अलग से आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो E इज इक्वल्स टू IZ फॉर दिस सर्किट, और इसमें Z क्या है? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर द रूट। और इसका मतलब क्या है भैया? इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, ओके। तो चीजें आज के लेक्चर की कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लेक्चर में आपने सीखा कि अगर इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में लगे हों और उस सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा दिया जाए तो फिर वो ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ से
थोड़ा पीछे रहता है, या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं ईएमएफ उस करंट से थोड़ा आगे निकल जाता है फेज में। कितना? वो फेज एंगल होगा, वो फेज डिफरेंस होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, कहीं थोड़ा आगे निकल जाता है ना, ईएमएफ करंट से थोड़ा आगे निकल जाता है। ओके, और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस, बेटा ये वर्ड्स तो मैं बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वर्ड आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा किसी बुक में, बट इन वर्ड्स की हेल्प से आसानी से समझ पा रहे हो, इस चीज़ को समझो, है ना। तो जो टेक्निकल टर्म है वो इंडक्टिव इम्पीडेंस ही है। हर कोई टीचर, हर कोई ऑथर आपसे बोलेगा कि इंडक्टिव इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज दिस, बट इंडक्टिव इम्पीडेंस का मतलब क्या है? मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। बोल सकते हैं ना, अरे जब उसकी एसआई यूनिट ओम है तो बोल सकते हैं उसको रेजिस्टेंस, क्या दिक्कत है बोलने में? ठीक है, हमारे समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है इस सर्किट के अंदर। तो क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओमेगा पे डिपेंड करता है? ये सोच के आप बताएंगे मुझे, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर। और अगर ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको फील हो रहा है कि यस कुछ तो आज अपनी नॉलेज में इंक्रीज हुआ है, तो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस भी टाइमली मिलती रहे। और ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको करना है दोबारा से, या आज तक भी नहीं करा और वो करना है, और क्लास 12th की प्रिपरेशन को अच्छे से करना है, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत शानदार नंबर लाने हैं, तो आपके लिए मैं रोज़ाना डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करता जा रहा हूं। मेरा इंस्पिरेशन बना रहे, इसलिए मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है बच्चों कि वीडियोस को लाइक कर दें और इन वीडियोस को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहें, सो दैट आप भी पढ़ते रहें और बाकी आपके फ्रेंड्स भी पढ़ते रहें। चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।